नमस्कार, मैं हूँ शिरीन खान और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। आज रात उड़ीसा तट से टकराएगा दाना चक्रवात। भाजपा का नया अध्यक्ष दक्षिण भारत से बनाने पर मंथन। 12 करोड़ की संपत्ति है प्रियंका गांधी के पास। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की कैंडिडेट्स की लिस्ट। अश्विन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मचाई खलबली। तो आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। आज रात उड़ीसा तट से टकराएगा दाना चक्रवात। तेज हवा, बारिश जारी, 16 घंटे उड़ाने, 552 ट्रेनें रद्द। बंगाल की खाड़ी से उठा भयावह चक्रवाती तूफान दाना अब उड़ीसा तट की ओर बढ़ रहा है। अपनी डरावनी रफ्तार 18 किलोमीटर घंटे के साथ गुरुवार सुबह से भद्रक से मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है, जैसे आसमान ने अपनी सारी दया छोड़ दी हो। तूफान 24 अक्टूबर की रात करीब 2 बजे भीतरकनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के निकट लैंडफॉल करेगा। ये तूफान अपने साथ लाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रूर गति, जिसमें उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों पर तबाही मच जाएगी। भुवनेश्वर मौसम केंद्र ने चेतावनी दी है कि लैंडफॉल की प्रक्रिया 5 घंटे तक चलेगी। इस दौरान हवा का भयावह कोलाहल सुनाई देगा। इसके परिणाम स्वरूप भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट पर गुरुवार शाम 5 बजे से 25 अक्टूबर सुबह 9 बजे तक करीब 16 घंटे तक विमानों पर उड़ान रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही 552 ट्रेनें भी अब शकुन की चपेट में आ चुकी हैं। साउथ ईस्ट रेलवे ने 150, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 198, ईस्टर्न रेलवे ने 190 और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 14 ट्रेनें रद्द की हैं। उड़ीसा के 14 जिलों में स्कूलों कॉलेजों में 25 अक्टूबर तक की छुट्टी घोषित की गई है, जबकि 10 लाख लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है और सभी पर्यटक पार्क तथा उड़ीसा हाईकोर्ट 25 अक्टूबर तक बंद कर दिए गए हैं। उड़ीसा ने एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और अग्निशामक दल को 188 टीमों को तैनात कर दिया है, ताकि इस प्रलयकारी में तूफान का सामना किया जा सके। यह एक संकट की घड़ी है, जहां जीवन और सुरक्षा की चिंता हर किसी के मन में खौफ पैदा कर रही है। भाजपा का नया अध्यक्ष दक्षिण भारत से बनाने पर मंथन। दिसंबर में नया चेहरा मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण भारत से चुना जा चुका है। पार्टी ने 15 दिसंबर तक नए अध्यक्ष का चयन करने का लक्ष्य रखा है। सभी प्रदेश संगठनों को निर्देश दिए गए हैं कि वह दिसंबर से पहले हफ्ते तक अपने संगठनात्मक चुनाव समाप्त कर लें, ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की जा सके। बता दें कि वाजपेयी सरकार के दौरान दक्षिण भारत से 3 नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण, जना कृष्णमूर्ति और वेंकैया नायडू पीएम मोदी के 2 कार्यकाल के दौरान पार्टी के अध्यक्ष उत्तर और पश्चिम भारत से रहे हैं। वर्तमान में भाजपा के दक्षिणी राज्यों के प्रमुख नेताओं में प्रहलाद जोशी, एएल मुरुगन जी, किशन रेड्डी, के अन्नामलाई, के ईश्वरप्पा और निर्मला सीतारमण शामिल हैं। संभव है कि पार्टी इनमें से किसी एक को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करे। जेपी नड्डा का कार्यकाल इस वर्ष जनवरी में समाप्त हो गया था, लेकिन उन्हें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जून तक का विस्तार दिया गया। जुलाई में नए अध्यक्ष के चुनाव की योजना थी, लेकिन संगठनात्मक चुनाव की आवश्यकता के कारण यह प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। इसके लिए 6 महीने का समय आवश्यक था, इसलिए जून में नड्डा के कार्यकाल को 6 महीने और बढ़ाया गया। भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संसदीय बोर्ड के सदस्य के लक्ष्मण को प्रभारी बनाया है। नए अध्यक्ष के चुनाव से पहले आम सदस्यता अभियान का कार्य पूरा हो चुका है और सक्रिय सदस्यों की प्रक्रिया इस महीने पूरी होने वाली है। इसके बाद प्रदेश स्तर पर बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव होंगे। भाजपा संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 50% राज्यों के संगठनात्मक चुनाव पूरे होने अनिवार्य हैं। 12 करोड़ की संपत्ति है प्रियंका गांधी के पास। इसमें 4.4 किलो सोना, जमीन और शिमला में है प्रॉपर्टी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को वायनाड लोकसभा उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति का कुल मूल्य 12 करोड़ रुपए से अधिक बताया है। प्रियंका ने अपने नामांकन के साथ जारी किए गए हलफनामे में खुलासा किया है कि उनके पास 4.24 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 7.74 करोड़ रुपए की अंचल संपत्तियां हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति का विवरण भी साझा किया। वाड्रा के पास कुल
65.54 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें चल संपत्ति 37.9 करोड़ रुपए और अंचल संपत्ति 27.64 करोड़ रुपए की शामिल है। यह प्रियंका का पहला चुनावी अनुभव है और भाजपा ने उनके खिलाफ नव्या हरिदास को मैदान में उतारा है। राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने गांधी परिवार की पारंपरिक रायबरेली सीट को चुना और वायनाड को छोड़ दिया। इस उपचुनाव में 13 नवंबर को मतदान होगा और इसके परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस में उत्साह है, जबकि भाजपा में अपनी रणनीतियों के साथ पूरी तैयारी में है। इस चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच कांटेदार मुकाबला होने की संभावना है, जो वायनाड की राजनीतिक दिशा को तय करेगा। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की कैंडिडेट्स की लिस्ट। 9 सीटों पर होने वाला है चुनाव। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की है, जिसमें कुल 7 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इन सीटों में कुंदुरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, फूलपुर, कटहरी और मांझवा शामिल है। बीजेपी ने कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर, करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटहरी से धर्मराज निषाद और मांझवा से सुचिस्मिता मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने कटहरी और मांझवा से उम्मीदवार घोषित कर डॉक्टर संजय निषाद को झटका दिया है। फिलहाल 2 सीटें मीरापुर और सीसामऊ पर उम्मीदवारों का चयन होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मीरापुर सीट को ARLD को सौंपने की योजना बना रही है, जबकि सीमामऊ पर अभी अपने उम्मीदवार का नाम तय करना बाकी है। इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला NDA और इंडिया गठबंधन के बीच होगा। दोनों की गठबंधन इस चुनाव को अपने आप को मजबूत करने का अवसर मानते हैं, जिसके लिए उन्हें उम्मीदवारों का चयन करने से पहले कई बैठकें करनी पड़ी हैं। बीजेपी ने पहली सूची में 9 में से 7 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है और 1 सीट ARLD को देने की संभावना है। यूपी का उपचुनाव न केवल राज्य की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह महाराष्ट्र और झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव पर भी प्रभाव डाल सकता है। इसलिए NDA और इंडिया गठबंधन पूरी चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। अश्विन का वर्ल्ड रिकॉर्ड। WTC के इतिहास में बड़ा कारनामा कर विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली। न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। कप्तान टॉम लाथम के नेतृत्व में टीम ने शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजी की, लेकिन उन्हें जल्द ही अश्विन के हाथों से पहला झटका लगा। लाथम 15 रन बनाकर LBW आउट हुए, जिसके भारत को पहली सफलता मिली। न्यूजीलैंड ने अपनी प्लेइंग 11 में एक बदलाव करते हुए चोटिल तेज गेंदबाज मैट हेनरी की जगह बाएं हाथ के स्पिनर मिचेल सेंट्रन को शामिल किया। दूसरी ओर भारत ने अपनी टीम में 3 बदलाव किए हैं। मोहम्मद सिराज, KL राहुल और कुलदीप यादव को बाहर करते हुए अर्शदीप, वाशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल को मौका दिया है। अश्विन के इस विकेट के साथ ही उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर नाथन लियोन के 187 विकेट की बराबरी कर ली। इसके बाद अश्विन ने विल यांग को 18 रन पर आउट कर नाथन लियोन का रिकॉर्ड तोड़ दिया और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे अधिक 188 विकेट लेकर दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। इस टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड सीरीज में 1-0 से आगे हैं और वे जीत हासिल कर सीरीज में बढ़त बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार दूसरे टेस्ट की शुरुआत रोमांचक मोड़ पर हो चुकी है, जहां अश्विन ने अपनी गेंदबाजी से महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।